डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज जो हम टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है पेपर ACSV 01 के ब्लॉक 2 टाइप्स ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। पिछले क्लास में हमने कैटरेट मोतियाबिंद तक डिस्कस किया था। आज हम उसके आगे करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा को काला मोतियाबिंद भी कहते हैं और कैटरेट को सफ़ेद मोतियाबिंद कहते हैं। काला मोतिया के अधिकतर मामलों में कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, ना ही कोई दर्द होता है, इसलिए यह एक दृष्टिहीनता का प्रमुख कारण बन जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें कोई सिम्टम्स या कोई परेशानी महसूस नहीं होती है। काला मोतिया में आंखों की ऑप्टिक नर्व पर दबाव पड़ता है, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचता है। अगर ऑप्टिक नर्व पर लगातार दबाव बढ़ता रहेगा तो वह नष्ट भी हो सकती है। इस दबाव को इंट्राओक्यूलर प्रेशर भी कहते हैं। आँखों की ऑप्टिक नर्व ही सूचना और किसी चीज़ की चित्र है जो हम देखते हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में मस्तिष्क तक पहुंचाती है। यदि ऑप्टिक नर्व और आँखों के अन्य भागों पर पड़ने वाला दबाव कम न किया जाए तो हमारी आँखों की रोशनी भी जा सकती है। काला मोतिया के कारण जब एक बार अगर रोशनी चली गई तो वो रोशनी हम दोबारा या दृष्टि हम दोबारा नहीं पा सकते। इस पिक्चर में आप देख सकते हो जो हमारे आँखों में ड्रेनेज चैनल होता है, एक तरफ नॉर्मल है जो सामान्य है और दूसरी तरफ है वो ब्लॉक्ड है। जहाँ से ड्रेनेज चैनल होना चाहिए वहाँ पे वो ब्लॉक्ड है, बंद हो चुका है। नीचे आप देखोगे कि एक है नॉर्मल आई है और दूसरा में है वो प्रेशर बिल्डअप है, जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर बन रहा है और वो उस प्रेशर की वजह से जो हमारा ऑप्टिक नर्व है उस पर सूजन आ रही है, उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। तो इसके वजह से ही हमारे ऑप्टिक नर्व ख़राब होते हैं और नष्ट भी हो सकते हैं, और जिसकी वजह से हमें देखने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। काला मोतिया के कई प्रकार होते हैं, मुख्यतः ये 5 प्रकार का होता है। पहला जो है ओपन एंगल ग्लूकोमा। इसमें आँख के तरल पदार्थ है जो लिक्विड है वो बाहर निकलने वाली नालियाँ ब्लॉक हो जाती है। जहाँ से वो बाहर निकलती है वहाँ पे ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण आँखों से तरल पदार्थ उचित मात्रा में बाहर नहीं निकल पाते, जिससे आँखों में दबाव या इंट्राक्यूलर प्रेशर बढ़ने लगता है। अगर किसी एक जगह बहुत सारा पानी जैसे आप भरते जाते हो उसको हम नहीं निकाले तो अंदर प्रेशर होगा और कई बार वो फट भी सकता है। तो यहाँ पे बहुत हमारे आँखों के अंदर बहुत सारा प्रेशर बढ़ने लगता है, तो वो प्रेशर बाहर तो नहीं निकल पाता है, तो हमारा जो ऑप्टिक नर्व है उस पर असर डालता है। दूसरा है एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। इसे क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा या नैरो एंगल ग्लूकोमा भी कहते हैं। इसमें आँख के तरल पदार्थ को निकालने वाली नालियाँ पूरी तरह बंद हो जाती है। पहला में है कि ब्लॉक हुआ है, पूरी तरह बंद नहीं है, हल्का हल्का उसमें रिस रहा होगा, लेकिन अगर दूसरे वाले में वो पूरी तरह ही ब्लॉक हो चुकी है, जिससे आँख में दबाव तेजी से बढ़ता है। तीसरा है नॉर्मल टेंशन ग्लूकोमा। इसे समान तनाव ग्लूकोमा भी कहते हैं। इसमें ऑप्टिक नर्व पर दबाव बढ़े बिना नुकसान पहुंचता है। इसमें जो हम प्रेशर की बात करें या दबाव का, वो सामान्य रूप से होता है। इसके वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाता है कई बार। चौथा है कॉन्जेनिटाइल ग्लूकोमा। कॉन्जेनिटाइल ग्लूकोमा को जन्मजात काला मोतिया कहते हैं। इसमें जो बच्चे हैं वो इस बीमारी के साथ ही पैदा होते हैं, या फिर अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है माता पिता में है तो बच्चे में आएगा। गर्भ अवस्था के कारण असमान विकास के कारण भी हो सकती है। अगर डिलीवरी के टाइम कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस है तो भी ये हो सकता है। पाँचवा है हमारा सेकेंडरी ग्लूकोमा।
सेकेंडरी ग्लूकोमा अक्सर चोट या किसी अन्य आँख की स्थिति जैसे मोतियाबिंद या आँखों के ट्यूमर का एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, या और भी चीज़ें हैं, दूसरी बीमारियां उससे रिलेटेड अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो ये हो सकता है। अब ग्लूकोमा के लक्षण क्या क्या होते हैं, जैसे आँख और सिर में तेज़ दर्द होना, नज़र कमज़ोर होना या धुंधला दिखाई देना, आँखें लाल हो जाना, रोशनी के चारों ओर और रंगीन छल्ले दिखाई देना, जैसे हम देख रहे हैं लेकिन हमें देखने के दौरान आगे छोटी छोटी रोशनी का जैसे चमकता है उस तरह से दिखाई देने लगता है। जी मिचलाना, उल्टी होना या आँख का लेजी हो जाना या बहुत ज़्यादा क्लाउडी होना, जैसे बादल लग जाते हैं उस तरह से आँखों पे बादलदार आँखें हो जाना, पलक झपकाना जो बच्चों में पाया जाता है, वो बार बार उसमें वृद्धि हो सकती है, बिना रोए आंसू, हम रो नहीं रहे फिर भी हमारे आँख से आंसू निकल रहे हैं, दृष्टि क्षेत्र का नुकसान, जो हमारा विजुअल फील्ड है उसका भी इसमें नुकसान होता है। इसके कारण क्या क्या हैं ग्लूकोमा के? उम्र बढ़ना, ये अधिकतर 40 साल से जो अधिक व्यक्ति होते हैं उनमें ये खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। काला मोतिया का पारिवारिक इतिहास, जैसे जेनेटिक अगर पेरेंट्स को है तो बच्चे में आगे चलकर हो सकता है। और दूसरी बीमारियां जैसे डायबिटीज़ है, अगर किसी को तो डायबिटीज़ है तो उनको अपने आँखों का खास ख्याल रखना है। डायबिटीज़ की वजह से भी ये ग्लूकोमा हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर है तो हो सकता है, माइग्रेन है या सिकल सेल अमीनिया है तो भी आगे चल के अगर हम प्रॉपर केयर नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे आँखों में ग्लूकोमा हो सकता है। दूसरा फिर मायोपिया की अगर शिकायत है तो भी, और अगर कोई आँखों की सर्जरी करवाया है हमने तो भी आगे चल के ये स्थिति हो सकती है। इसके उपचार क्या क्या हैं ग्लूकोमा के? पहला है वो है मेडिकेशन, दवाइयाँ, आई ड्रॉप या खाने वाली दवाइयों के रूप में जो आई स्पेशलिस्ट है वो प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा है लेजर ट्रेबुलोप्लास्टी। लेजर ट्रेबुलोप्लास्टी आँख से तरल पदार्थ को निकालने में सहायता करती है। जो हमारा आँखों के अंदर बहुत सारा फॉर्म हो गया है, जमा हो गया है और वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो यहाँ पे इस लेज़र के द्वारा वो लिक्विड है, तरल पदार्थ है, उसको बाहर निकालते हैं। और तीसरा है ग्लूकोमा फिल्टरिंग सर्जरी। सर्जरी में तरल पदार्थ को आँख से बाहर निकालने के लिए एक नया ओपनिंग बनाया जाता है। सर्जरी तब की जाती है जब दवाइयों और लेज़र सर्जरी से आँखों के अंदर जो दबाव है वो कम नहीं हो पा रहा, या वो लेज़र करने के बाद भी डॉक्टर को सफलता नहीं मिल रही है। फिर है दूसरा जो है हमारा रेटिनाटाइटिस पिगमेंटोसा है। इसे शॉर्ट फॉर्म में आरपी भी कहते हैं। दुर्लभ नेत्र रोगों का एक समूह है जो आँख के पिछले हिस्से में, जहाँ पे हमारा रेटिना होता है, वहाँ पे ये होता है। जो रेटिना के द्वारा इलेक्ट्रिक सिग्नल के फॉर्म में जो हम देखते हैं वो हमारे ब्रेन तक पहुँचता है। तो अगर रेटिना के भाग में कुछ भी गड़बड़ी होता है तो हमें देखने में कठिनाई होगा। तो ये पिछले हिस्से रेटिना है, उसके प्रकाश संवेदनशील परत को खराब करती है, इसमें वो प्रभावित होता है। आरपी समय के साथ रेटिना में कोशिकाएं, जो सेल होते हैं, को धीरे धीरे टूटने देता है। जो रेटिने के जो सेल है वो धीरे धीरे करके टूटने लगते हैं। आरपी एक अनुवांशिक बीमारी है जिसके साथ बच्चा पैदा होता है। ये भी जेनेटिक प्रॉब्लम है, अगर पेरेंट्स में है तो बच्चे में हो सकता है, या बच्चे उसके साथ भी पैदा हो सकते हैं। लक्षण बचपन में शुरू होते हैं और अधिकांश लोग अंततः अपनी अधिकांश दृष्टि खो देते हैं, या कम रोशनी या रात के समय शाम होने के बाद उनको देखने में कठिनाई होने लगती है, या इसके बाद परिधीय दृष्टि में भी कमी आती है। जो विजुअल फील्ड है वो भी इससे प्रभावित होता है। केंद्रीय दृष्टि में भी कमी आती है और लास्ट में ये अंधापन का कारण भी बन जाता है। ये इस पिक्चर में आप देख सकते हो, एक तरफ है वो नॉर्मल आई का डायग्राम है और दूसरी तरफ है वहाँ पे रेटिनाटाइटिस पिगमेंटोसा है। उसमें आप जो नॉर्मल आई है वो पूरा साफ है, लेकिन जिसमें ये है वहाँ पे आप देख रहे हो डॉट डॉट जैसा लगा हुआ है,
रेड रेड का, वो सब बोन स्पाइकुलस है, जो सेल टूटते हैं और छोटे छोटे कण जैसे दिख रहे हैं, तो वो हमारे पूरे आँखों में हो जाता है और रेटिना के आसपास ही होता है। रेटिनाटाइटिस पिगमेंटोसा के लक्षण है वो निम्नलिखित है। जो पहला है वो नाइट ब्लाइंडनेस, जो कम रोशनी है या शाम के बाद देखने में कठिनाई होती है। दूसरा है टनल विजन, जो आप इसमें जो हमारा विजुअल फील्ड है वो अफेक्ट होता है और सेंट्रल विजन है वो भी अफेक्ट होता है, तो इसमें टनल विजन भी हो सकता है, कम रोशनी में देखने में समस्या। इसमें और भी है फोटोप्सिया या फोटोफोबिया भी हो सकता है। इसमें है फोटोप्सिया में है टिमटिमाती या चमकती रोशनी की अनुभूति होना, जो आपको लगता है कि हमारे आंखों के आगे ऐसा रोशनी चमक रही है या टिमटिम आ रही है। और फोटोफोबिया में होता है तेज रोशनी के प्रति संवेदनशील या असहज महसूस होना, जैसे आप एकदम खुले रोशनी में चले जाओ तो दोपहर के वक्त तो बहुत तेज़ रोशनी होती है सूरज की, तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, सोचते हैं कि जल्दी से हम कमरे में हो जाए या फिर छाया में चले जाए। नेक्स्ट है इसमें फंडस में हड्डी स्पाइकुलस का विकास, जो अभी आपने पिक्चर में भी देखा है कि छोटे छोटे कण जैसे रेड कलर का है वो हमारे रेटिना पे आंखों के अंदर बिल्डअप होने लगता है। दृष्टि की धुंधली, रंग देखने की क्षमता भी खोना, जो हम कलर आइडेंटिफाई भी नहीं इसमें कर पाते हैं ढंग से। केंद्रीय दृष्टि का नुकसान, ये सारे लक्षण है। उसके बाद है इसका उपचार। इसके उपचार में क्या क्या है, तो पहला है वो है दवा। रेटिना के केंद्र में छोटा क्षेत्र सूज सकता है, मतलब कि उसमें सूजन आ सकती है, स्वेलिंग हो सकता है। यह दवा सूजन को कम कर सकती है और दृष्टि में सुधार कर सकती है। अगर छोटे स्तर पर नुकसान हुआ है या माइल्ड है तो वहाँ पे हम मेडिकेशन दवाई के द्वारा ठीक किए जा सकते हैं। दूसरा है विटामिन ए पाल्मिटेट। इसकी उच्च खुराक हर साल रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा को थोड़ा धीमा कर सकती है। अगर हम इसकी खुराक लें तो जो हमारे आँखों में तेज़ी से बढ़ रहा है उसको, उसकी बढ़ने की जो गति है उसको थोड़ा धीमा कर सकता है। तीसरा है धूप का चश्मा। ये आँख को प्रकाश के प्रति कम संवेदनशील बनाते हैं और आँखों को हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेज है जो सूरज से निकलती है उससे हमारे आँखों को बचाता है। नेक्स्ट है रेटिनल इम्प्लांटमेंट। आरपी के लेट स्टेज में रेटिनल इम्प्लांट जो आंशिक दृष्टि प्रदान कर सकता है। अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो लास्ट में हम यहाँ पे रेटिनल इम्प्लांट करना पड़ता है। इससे जो बची कुछ दृष्टि है या कुछ हद तक सुधार किया जा सकता है। उसके बाद है क्षतिग्रस्त कोशिकाओं या ऊतक को स्वस्थ कोशिकाओं में बदलना। जो सेल है वो टूट रहे हैं तो उनको स्वस्थ किया जाए या उनको रिप्लेस किया जाए। नेक्स्ट है स्वस्थ जीन को रेटिना में डालने के लिए जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी के द्वारा भी इसका इलाज किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा कॉर्नियल अल्सर। कॉर्नियल अल्सर को केराटाइटिस भी कहते हैं। जो आपकी आँखों के कॉर्निया में एक खुला घाव होता है। जो कॉर्निया वो हमारे आँख का जो सबसे बाहरी परत है, जो सबसे आगे होता है। कॉर्निया पुतली और एरीज को ढकने वाली आँख की सबसे बाहरी परत है। कॉर्निया अल्सर इन्फेक्शन कॉर्निया में कम आंसू, जलन, कॉन्टैक्ट लेंस का लंबा समय तक इस्तेमाल, सूखी आँखें या ओक्यूलर हर्पेस की वजह से होता है। कॉर्निया पर सफ़ेद या भूरे रंग के धब्बे, लाल आँखें, सूजी हुई पलकें, आँख में ज़्यादा पानी, रेडनेस और धुंधली दृष्टि के साथ घाव काफ़ी दर्दनाक हो सकते हैं। कॉर्निया अल्सर और रोगों का इलाज इसके कारण पर निर्भर करता है। कॉर्निया और दृष्टि परिवर्तन को और नुकसान को रोकने के लिए कॉर्नियल अल्सर का जल्द से जल्द इलाज किया जाना चाहिए। इस पिक्चर में आप देख रहे हो जो कॉर्निया है वो हमारे आँख में सबसे बाहरी परत है, सबसे आगे होता है। उसके बाद ही हमारा एरीज, पिपल, लेंस ये सब आते हैं। तो जब भी अगर हमारे कॉर्निया के ऊपर कोई घाव है तो हम पल के हमें खोलने में भी दिक्कत होगी, बंद करने में भी दिक्कत होगी, देखने में भी दिक्कत होगी। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो जो अल्सर है वो हमारे
कोर्निया पे सबसे आगे फ्रंट ऑफ द आई है, वहीं पे हो रखा है। तो कोर्निया अल्सर के लक्षण क्या क्या हैं? आँख में दर्द हल्का से ज़्यादा, मतलब कि वो दर्द है वो किसी को ज़्यादा या किसी को कम भी हो सकता है। दूसरा है जो स्क्लेरा है, वो लाल हो जाता है पूरा आँख, हमारे आँखों में रेडनेस छा जाती है। कंजक्टिवा बनाता है, स्क्लेरा लाल हो जाता है और कंजक्टिवा बनाता है। आँख का सफ़ेद भाग जो पूरी तरह ढक देता है, पूरा आँख हमारा लाल हो जाता है। फोटोफोबिया, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, धुंधली दृष्टि, सूजी हुई पलकें, आंसू, आँख में कोई बाहरी कण महसूस होना, ऐसे लगता है जैसे हमारे आँख में हर वक्त कुछ चुभ रहा है, जैसे सुई चुभोते हैं उसी तरह हमेशा महसूस हुआ कि हमारे आँखों में कुछ चुभ रहा है। कॉर्नियल अल्सर के कई कारण हो सकते हैं। इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कॉर्नियल एब्रेशन है, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, ड्राई आँख है, अगर हमारे आँखों में जो लिक्विड होना चाहिए वो नहीं है, हमारी आँखें पूरी तरह ड्राई हो गई है, तो भी ये प्रॉब्लम आती है। कई बार अगर ड्राई आँखें है तो उसके लिए आई ड्रॉप देते हैं कि आपको हर एक 2 घंटे या 3 घंटे पे आँखों में डालना है, कि ताकि आँखों में हमारे लुब्रिकेंट बनी रहे और हमारे पलकों को खोलने और बंद करने में कोई दिक्कत ना हो। विटामिन ए की कमी के कारण भी हो सकता है, और ये फिर ऑटो इम्यून डिजीज़ है उसकी वजह से भी हो सकता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या फिर सोरियासिस और जैसी सूजन बीमारियां हैं तो भी ये दिक्कत हो सकती है। कॉर्नियल अल्सर के इलाज है। कॉर्नियल अल्सर के इलाज के लिए डॉक्टर अल्सर की गहराई का पता लगाएंगे कि कितना बड़ा घाव है या किस स्थिति में है। इन्फेक्शन फैलाने वाले संभावित इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर एंटीबायोटिक की दवा दे सकते हैं। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उसके लिए अलग दवा होगी, और वायरल इन्फेक्शन है तो उसके लिए अलग दवा होगी। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगा। कॉर्नियल घाव के गंभीर होने पर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इस प्रक्रिया में रोगग्रस्त या घायल कॉर्निया को हटाकर नए कॉर्निया को छोटे टाँकों इसे ध्यान से जोड़ा जाता है। सर्जरी के कुछ हफ्तों बाद इलाज के आखिर में जोड़ों को हटा दिया जाता है, जैसे कि जिस कॉर्निया पे घाव है उसे हटा के वहाँ पे नए लगा दिए। जैसे कैटरेक्ट मोतियाबिंद का भी इलाज होता है कि जो लेंस खराब हो गए हैं उसको हटा के वहाँ पे दूसरा लेंस लगाया जाता है। ऑप्टिमेस्टिक या आई स्पेशलिस्ट है, वो क्या क्या सलाह दे सकते हैं? सेफ्टी ग्लास पहनने को बोल सकते हैं, या पेन किलर दे सकते हैं। आँखों के मेकअप से बचे। आजकल बहुत तरह का आँखों में मेकअप किया जाता है, आप लोगों ने देखा भी होगा या करते भी होंगे। तो हमें जो भी आप मेकअप का सामान प्रोडक्ट यूज़ करते हो वो उसमें सभी में केमिकल मौजूद होता है। तो हमारे आँखों में मेकअप करते समय ध्यान रखना चाहिए हमें कि हम क्या केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिक मात्रा में ना करें, कम से कम करें या करने से बचें। दूसरों के साथ कॉस्मेटिक, तौलिया या आई ड्रॉप का लेन देन ना करें। जहाँ तक हो सके वहाँ तक हमें दूसरे का टॉवल, हैंकी, ग्लासेस ये सब इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घर में हम कई बार एक ही टॉवल से सारे लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, या ऑफिस स्कूल में भी कई बार दोस्तों का भी हम इस्तेमाल कर लेते हैं, हैंकी दे दो या टॉवल कुछ भी, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि जो चश्मा है वो भी दूसरे का चश्मा हम ना पहने तो हमारे लिए अच्छा है। इलाज के दौरान कॉन्टैक्ट लेंस ना पहने। सोते समय कॉन्टैक्ट लेंस पहनने से बचे। प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता जैसे लक्षणों से बचाव के लिए आईब्रो पैच पहने। केराटोप्लास्टी के वक्त पानी आँख में न जाने दे। जब भी कोई सर्जरी होता है तो वो ध्यान रखिए कि हमारे आँखों में पानी न जाए। जैसे कि मोतियाबिंद का अगर ऑपरेशन होता है तो भी 15 दिन के लिए डॉक्टर ये ध्यान बरतने के लिए बोलते हैं कि हमारी आँखों में पानी न जाए। उसी तरह इसमें भी ये ध्यान रखना है हमें कि हमारी आँखों में पानी न जाए। नेक्स्ट है हमारा ट्रेकोमा। ट्रेकोमा एक संक्रमण है जो आँख को प्रभावित करती है। यह
संक्रमित लोगों से आँखों, पलकों और नाक या गले से होने वाले स्राव के संपर्क में आने से फैलता है। जैसे कि सर्दी जुकाम होता है या कोल्ड होता है, तो हम एक कमरे में बैठे या घर में एक मेंबर को हुआ तो सभी को हो जाता है। उसी तरह ये ट्रेकोमा है कि एक दूसरे से फैलता है। इसका सबसे बड़ा कारण रुमाल जैसी संक्रमित चीज़ों का इस्तेमाल करना होता है, जो अभी मैंने आपको बताया। सबसे पहले ट्रेकोमा में आँखों और पलकों में हल्की खुजली या जलन हो सकती है। इसके बाद आँखों में सूजन होती है, फिर सूजी हुई पलकें और आँखों में मवाद भर जाता है और वो निकलने लगता है। अगर सही समय पर इसका उपचार न किया जाए तो ये भी अंधेपन होने का कारण बन सकती है। आप इस पिक्चर में देखो, पहला जो है वो नॉर्मल आई है, दूसरा है कि वहाँ पे हल्का हल्का आपको दाने जैसा दिख रहा होगा वाइट कलर का, और जो तीसरा जो पिक्चर है उसमें आप देख रहे हो कि वो बहुत ही बड़ा बड़ा हो चुका है। वो पूरे बड़े बड़े हो जाते हैं और आँखों से हमेशा मवाद या पस जैसा निकलना शुरू करते हैं और हमारे पूरे आँखों में हमेशा गीला गीला चपचपा जैसा लगेगा। नीचे आप पिक्चर देख रहे हो, एक है नॉर्मल आई का और दूसरा जिसमें कि पूरा वो मवाद की वजह से जो आँख है वो क्लाउडी हो रखा है। तो वहाँ पे की ट्रेकोमा है वो अपने पूरे प्रोग्रेस फॉर्म में आ चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा के विकास में 5 चरणों की पहचान की है। पहला जो है उसमें फोलिक्यूलर में सूजन, यह संक्रमण की सबसे शुरुआती चरण होता है। इसमें ऊपरी पलक की आंतरिक सतह पर चिपचिपे पदार्थ के तौर पर दिखाई देते हैं। जो सबसे पहले होगा कि आपको जो ऊपरी पलक है उसके अंदर आपको चिपचिपा जैसा पदार्थ महसूस होगा। दूसरा तेजी से सूजन, फिर आपके आँख पलकें जो है उसमें सूजन आएगी। इस अवस्था में आँख अत्यधिक संक्रामक हो जाती है और ऊपरी पलक की सूजन भी बढ़ जाती है। तीसरा इसमें पलक झपकाना, बार बार होने वाले संक्रमण में अंदरूनी पलक झपकने लगती है। जब आपको कंफर्टेबल फील नहीं होगा तो आप बार बार अपने आँखों को बंद करोगे, खोलोगे, बंद करोगे, खोलोगे, किसी तरह से हमको आराम मिले। चौथा इसमें इंग्रो पलके, पलक की भीतरी स्तर खराब हो रही होती है जिसके कारण पलकें अंदर की तरफ मुड़ने लगती है और वे कॉर्निया की पारदर्शी बाहरी सतह को रगड़ने और खरोंचने भी लगती है। हम बार बार खोल बंद करेंगे अपनी आँखों को तो पलक से हमारा जो कॉर्निया है उस पर भी घर्षण होगा और उसमें भी इन्फेक्शन या वो भी खराब हो सकता है। और पांचवा है कॉर्नियल क्लाउडिंग, सूजन के कारण कॉर्निया प्रभावित हो जाती है जो ऊपरी परत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। इसके कारण धुंधला दिखाई देने लगता है। तो ये सारे, तो उसमें से हर टाइम आपकी आंखों से चिपचिपा पदार्थ या मवाद निकलता रहेगा। आप आंखों को बार बार खोल बंद करोगे, पूरा कॉर्निया पे बादल जैसा छाया रहेगा, तो हमारी जो आँख है वो पूरी क्लाउडी दिखने लगेगी। ट्रेकोमा के समान लक्षण है आँखों और पलकों की हल्की खुजली और जलन। हमारे आँखों में खुजली होगा और जलन जैसा महसूस होगा। आँखों में बलगम या मवाद बहना, पलकों में सूजन, फोटोफोबिया, आँखों में दर्द। छोटे बच्चों में इसके संक्रमण की आशंका सबसे अधिक होती है क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन है वो बच्चों को उनकी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो कोई भी इन्फेक्शन उनको जल्दी लगता है, जल्दी हो जाता है। निचली पलकों के मुकाबले या ऊपरी पलकों में अधिक होता है। ये ज़्यादातर ऊपरी पलकों में ही आप देखते हो। इसके अलावा पलकों में चिकनाई वाले ग्रंथि, उत्तक आंसू पैदा करने वाली ग्रंथियों, लैक्रिमल ग्रंथियों को भी प्रभावित करती है। इससे अत्यधिक नमी हो सकती है जिससे समस्या और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ट्रेकोमा के उपचार क्या क्या है? आँखों की स्थिति और रोग की गंभीरता पर निर्भर करता है। इसके उपचार के लिए निम्नलिखित तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जो पहला है वो एंटीबायोटिक दवाएं। एंटीबायोटिक दवाओं की खुराक निर्धारित की जा सकती है। इस दवा की मदद से जो बैक्टीरिया है उसे मिटाया जा सकता है। एंटीबायोटिक सभी घर के सदस्य को दिया जाना चाहिए। अगर फैमिली में किसी एक को है तो ये दवाई तो भी सबको खिलाएंगे, फिर चाहे
उनमें यह रोग के लक्षण हो या ना हो। इस उपचार को हर 6 से 12 महीने में दोहराया जाना चाहिए। ये नहीं कि एक बार खा लिए तो हो गया, इसको हमें हर 6 महीने या 12 महीने में फिर से रिपीट करना है, अगर ऐसा किसी के फैमिली हिस्ट्री है तो। फिर है सर्जरी। इसका उपयोग पलक की विकृति को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। अगर ट्रिकोमा की वजह से जो पलक है उसका शेप बिगड़ चुका है, शेप और साइज, तो सर्जरी के द्वारा उसे ठीक किया जा सकता है। फिर है अभी तक जो हमने पढ़ाई की है उससे रिलेटेड कुछ गृह कार्य है जो आप अपने प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। पहला जो क्वेश्चन मैंने दिया है वो है मोतियाबिंद के लक्षण, कारण और उपचार को विस्तारपूर्वक लिखें। क्यों होता है, इसमें क्या क्या लक्षण है और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। दूसरा है ग्लूकोमा के लक्षण, कारण और उपचार को विस्तारपूर्वक वर्णन करें। तीसरा है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रिकोमा के विश्व के किन 5 चरणों की पहचान की बात कही है, जो अभी हमने डिस्कस भी किया है कि इसमें 5 चरण है। इसके द्वारा ही पता चलता है कि ट्रिकोमा का जो चरण है वो स्टेज बाय स्टेज कैसे कैसे और किस उसमें क्या क्या होता है। चौथा है काला मोतिया कि कितने प्रकार होते हैं, विस्तारपूर्वक वर्णन के लिए। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, प्रश्न है, वो आप अपने प्रोग्रेस के लिए सॉल्व कर सकते हो। धन्यवाद। स्वाध्यायः परः